वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मैं हूं सानंद सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। ढेर सारा स्वागत है आप सब लोगों का एक बहुत ही प्यारे से वन शॉट वीडियो के अंदर। बेटा, इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ जीडीपी या नेशनल इनकम निकालना ही नहीं होता। इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी आती है जिसमें प्रकृति होती है। जब आपको देश का विकास करना है तो इस प्रकृति का भी विकास करना पड़ेगा और इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो चैप्टर है यानी कि एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। आई नो तुम्हें पता है कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, भैया ये सब बहुत इजी चीजें हैं, हम इसको स्किप कर देते हैं। बेटा, ये चैप्टर आपके लिए बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आई नो इनको आंसर करना उतना डिफिकल्ट नहीं जितना दूसरे टॉपिक को है, लेकिन इसके बारे में पता होना भी जरूरी है। कई बार हम बहुत सरल चीजें कई बार आंसर नहीं कर पाते, तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं। चलो जी, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखो, अब इस टॉपिक में जब मैं तुमसे पहला सवाल पूछता हूं कि एनवायरनमेंट अपने दिमाग में सोचो कैसा दिखता है, तो तुम्हें कुछ इस प्रकार दिखता होगा कि जहां पे झरना बह रहा है, मस्त बढ़िया पेड़ पौधे हैं, दोस्तों के साथ पिकनिक पे गए, दाल बाटी बना रहे हैं, नहा रहे हैं नदी के अंदर, मस्त बढ़िया मजे कर रहे हैं। ये एनवायरनमेंट हमें दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसको डिफाइन करो तो कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती है कि अरे एनवायरनमेंट मतलब, अरे वो जैसे कई बार होता है बहुत सरल सी चीज है, उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। जैसे व्हाट इज इंटरनेट, इतना इतना इंटरनेट यूज करते हो, लेकिन भैया वो इंटरनेट का मतलब तो ऐसा, तो कई बार ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो एनवायरनमेंट का असली मतलब क्या है? एनवायरनमेंट का मतलब है जहां पे टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस हो, ये पेड़ पौधे जीव जंतु जहां पर होते हैं। ऑल्सो जिस जगह पर आपको सारे रिसोर्सेज मिलते हैं उस जगह को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस, यानी कि पेड़ पौधे और जितनी भी जीव जंतु हैं और जितनी भी आपकी टोटल रिसोर्सेज जहां मिलती हैं उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब एनवायरनमेंट को हमने दो टुकड़ों में बांटा हुआ है। इसके दो एलिमेंट्स हैं, एक है बायोटिक एलिमेंट और दूसरा है एबायोटिक एलिमेंट। बायोटिक एलिमेंट का मतलब क्या है बेटा? जो कि जीवित चीज होती है। अच्छा, सुनो सुनो लग रहा है ना, पुरानी क्लासेस की याद आ रही होगी। बायोटिक एलिमेंट का मतलब है जीवित चीजें, जैसे कि ये आपकी चिड़िया जीवित है, ये मछली जीवित है, ये क्रैब जीवित है, ये तितलियां जीवित है, ये पेड़ पौधे जीवित है, ये सब बायोटिक एलिमेंट कहलाते हैं। एबायोटिक एलिमेंट क्या? जो जीवित ना हो, जैसे कि ये पानी, जैसे कि ये जमीन, जैसे कि ये सूरज, जैसे कि ये पहाड़, जैसे कि ये सारी चीजें। अबायोटिक एलिमेंट और बायोटिक एलिमेंट का टोटलिटी भी एनवायरनमेंट ही होता है, ठीक है बेटा। इसीलिए हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। अब एनवायरनमेंट का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है एनवायरनमेंट? तो एनवायरनमेंट के कुछ फंक्शन है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, बेसिक एमसीक्यू में कई बार आ जाते हैं। तो एनवायरनमेंट का पहला फंक्शन एक एक करके डिटेल से समझाते जाता हूं। प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। बेटा, कुछ भी आपको बनाना है, कुर्सी बनानी हो या तुम्हें टायर बनाना हो, गाड़ी बनानी हो, घर बनाना हो, इनकी सारी रॉ मटेरियल आपको प्रकृति से ही मिलती है। बेटा, भूख लगेगी कुछ बनाओगे, प्रकृति आपको फल फ्रूट लाके देगी। अगर आपको फर्नीचर बनाना है, पेज बनाना है, ग्लू बनाना है, पेड़ों से मिलेगा आपको सारी की सारी चीजें, हाँ या ना। अगर आपको गाड़ी बनानी तो स्टील, आयरन, कोल, ये सब चीजें कहां से मिलेगी? बेटा, प्रकृति आपको लेके देगी। तो प्रकृति के पास ऐसी रिसोर्सेज है जिसकी मदद से आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो पहला काम तो इनका ये होता है, रिसोर्सेज देना जिससे कि हम कोई सामान बना सके। अब रिसोर्सेज भी दो प्रकार की है। कैसी? एक होती है रेन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होती है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल यानी कि जिनको इस्तेमाल करने के बाद वो खत्म नहीं होती है, वो अपने आप बन जाती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जैसे कि फिशेस। फिशिंग करने गए, अगली बार समुद्र में फिशेस नहीं मिलेंगी क्या? ऑटोमेटिकली फिशेस अपने आप आ जाएंगी क्योंकि वो रीजनरेटिव होती हैं, अपने आप आ जाती हैं। पेड़ पौधे आप काट कर लेके चले गए तो दूसरे के पेड़ नहीं आएंगे, ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएंगे। तो ये पेड़ पौधे और ये सारी फिशेस वगैरह ये रेन्यूएबल रिसोर्स कहलाती हैं, यानी कि बार बार अपने आप आ जाएंगी। नॉन रेन्यूएबल के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है, इनमें डर लगता है कि अगर ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो खत्म ना हो जाए, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोयला, ये सब ऐसी चीजें बेटा, पेट्रोलियम या जैसे कि मान लीजिए डीजल वगैरह, ये चीजें अगर ज्यादा इस्तेमाल कर ली जाए तो डर लगता है कि ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से चीजें कम ना पड़ जाए, फ्यूचर के लिए ना बचे। इन्हें हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। अब आता है दूसरा पॉइंट एनवायरनमेंट का, यानी कि असिमिलेट्स वेस्ट। बेटा, इसको मैं एक बहुत प्यारे तरीके से बताता हूं। इतना एयर पॉल्यूशन हो गया इंडिया के अंदर, हम इतना गंदा गंदा खाना खाते हैं, हमारे शरीर तुरंत बीमार क्यों नहीं हो जाता? ऐसा क्या होता है? तो हमारा जो शरीर है ना, वो एक फंक्शन प्ले करता है। जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं, ये ऑर्गन्स और ये बॉडी जो है एक साथ ऐसे मिलके काम करती है कि सारी जो गंदगी अंदर की उसको बाहर निकाल देती है, फ्लश आउट कर देती है, जिससे कि हम तुरंत बीमार ना पड़ जाए। पर लंबे समय तक होता रहेगा तो बीमार पड़ जाओगे। उसी प्रकार हमारा जो प्रकृति है
वो भी ऐसे टॉक्सिन्स को लगातार साफ करती रहती है। कोविड का अगर दौर याद हो तो आसमान कितना साफ हो गया था ऑटोमेटिकली। पॉल्यूशन तो पहले भी था ना, पर ये साफ कैसे हुआ? इसे प्रकृति ने अपने आप साफ किया। तो यानी कि अगर प्रकृति आपको केले देती है और उस केले के अगर छिलका आप फेंकते हो तो प्रकृति उसको अपने अंदर समा भी लेती है। ये प्रकृति का एक बहुत ही प्यारा फीचर है कि आप कचरा करो, प्रकृति उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगी। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, कुछ बनाओगे या कुछ खाओगे, आप जब भी एक्टिविटी करते हो तो इससे बहुत कचरा आता है और इस कचरे को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है एनवायरनमेंट। ये एक और इसका बहुत प्यारा फीचर है। तीसरा फीचर है बेटा सस्टेन्स लाइफ। कोई स्वाभाविक सी ऐसी बात है बेटा, कोई इसमें संदेह ही नहीं है हमें कि अगर ये प्रकृति ना हो तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। ये पानी ना हो हमारे पास, ये हवा ना हो, ये खाने पीने की चीजें, अगर सॉइल ना हो तो कोई पेड़ ही ना उग पाए, हम कैसे जीवित रहेंगे? ना खाने के बिना रह सकते हैं, ना जमीन के बिना रह सकते हैं, ना पानी के बिना रह सकते हैं, ना कुछ हवा के बिना रह सकते हैं। ये प्रकृति हमें जीवन जीने का एक मीडियम देती है, हमें एक लाइफ, एक प्लेटफॉर्म देती है जहां पे हम रह सके, जी सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये आपको एक और फंक्शन देती है। लास्ट पॉइंट आता है, इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। बहुत ही प्यारी बात बताता हूं, मैं गया था अभी रिसेंटली केरला घूमने। वहां पे रात को 3 बजे, मतलब सुबह के 3 मान लो या रात के 3 मान लो, जैसा तुम्हें सही लगे तुम्हारी डेली लाइफ के हिसाब से, तो 3 बजे सुबह के हम लोग निकले और हम एक पहाड़ पर चढ़े। और पहाड़ पर वो इतनी ऊंचाई पे था कि वो बादलों के ऊपर था वो पहाड़, तो बादल सारे नीचे थे और पहाड़ पे हम लोग ऊपर वेट कर रहे थे और सनराइज होते हुए देख रहे थे। वो एक बहुत ही प्यारा मोमेंट था और बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर मोमेंट था। वो किसी कैमरा में भी कैप्चर नहीं हो सकता, अगर आप उसको जियोगे ना तो इसका मजा आएगा। तो ये एनवायरमेंट का काम है, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया। तो एनवायरमेंट जो है वो हमें एस्थेटिक सर्विसेज भी देता है कि नायग्रा फॉल्स के सामने ऐसे फोटो खिंचवा ली है ना, किसी नदी में नहाने चले गए, समुद्र में नहा रहे हैं, बीचेस पे घूम रहे हैं, पहाड़ों पे मनाली घूमने चले गए, माउंट एवरेस्ट चले गए। तो ये सब क्या है? ये बेटा प्रकृति ने आपको दिया है सुंदरता, और ये मजे भी प्रकृति से ही मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज भी एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आता है एक और बहुत प्यारा टॉपिक, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्स एंड एनवायरमेंट। अब क्या हुआ, जैसे ही हमारे दुनिया में विकास होता गया, अर्बनाइजेशन हुआ, बिल्डिंग बनने लग गई, इंडस्ट्रीज आने लग गई, बहुत सारा धुआं, बहुत सारा कचरा बनने लगा। अब इन सारी चीजों से हमारे एनवायरमेंट पर क्या इंपैक्ट होता है वो समझने की कोशिश करिएगा। देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। द एनवायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन विदाउट एनी इंटरप्शन as long as demand of these function is within the carrying capacity। यानी कि अपने आप कचरे को एब्जॉर्ब कर लेगा एनवायरमेंट, अपने आप आपको चीजें बनाकर दे देगा। लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक ये कहता है, अगर वो एनवायरमेंट की क्षमता के अंदर हुआ तो आपको सारी काम करके दे देगा। क्षमता के बाहर अगर आप एनवायरमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपको परेशानी तो देगा, दिक्कत तो देगा। कैसे? 2 चीजें समझना बेटा, ठीक है? कैरिंग कैपेसिटी वर्ड याद रखना। एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं कि अगर मेरे सामने अगर 10 डब्बे कार्टून के रखे हुए हैं, तुम कितने कैरी कर सकते हो? सर एक के ऊपर एक रख दूंगा और उसके ऊपर एक रख दूंगा तो 3 डब्बे तो कैरी कर लूंगा। ये तुम्हारी कैरी करने की क्षमता है ना। चौथा डब्बा दूंगा तो क्या होगा बेटा? मुश्किल होगी कैरी करने में, 5वां रखूंगा तो गिर जाएगा। ये कैरिंग करने की क्षमता है। तो एनवायरमेंट भी हमारे बोझ को एक लिमिटेड क्वांटिटी में कैरी कर सकता है, उसके ऊपर तो भैया फिर वो भी जवाब दे देगा ना। उसी प्रकार हमारे पास ये 2 चीजें से समझ आता है कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। पहला, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन, रीजनरेशन। यानी कि जितना आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उससे कम ही आप जो है उससे ज्यादा रीजनरेट होना चाहिए। एग्जांपल से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। जनरेशन ऑफ वेस्ट should remain within the absorptive capacity of environment, कि उतना ही कचरा करना जितना आपका जो एनवायरमेंट है अब्सॉर्ब कर पाए। उससे ज्यादा करोगे तो अब्सॉर्ब कैसे करेगा? अब एग्जांपल से समझना इन दोनों लाइनों को। बेटा यहां पर ना 7 बंदर हैं, कर करके तो घूम रहे हैं, पूरा 7 बंदर घूम रहे हैं इस पूरे के पूरे आपके इसके अंदर, है ना। 7 बंदर घूम रहे हैं पूरे पूरे इस जगह पर जहां पे आपके पास 10 केले के पेड़ हैं और इन पे बढ़िया बढ़िया केले लगे हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या 7 बंदर में से एक बंदर अगर मान लो 3 4 5 केले भी खाता होगा दिन के, तो इनफ है ना? कोई ऐसा कम तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। मतलब जितना सालाना केले बनेंगे उसके अंदर ये कंज्यूम कर रहे हैं। मान लो अगर 100 केले बनते हैं, 1000 केले बनते हैं हर साल, ये पेड़ अगर 1000 केले बनाते हैं तो ये 100-200 केले खाते होंगे साल भर में, है ना। मान लो एक एग्जांपल, तो भैया ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 500 केले भी खा लेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि हर साल इतना खाना ऑटोमेटिकली बन जाएगा जितना इन लोगों को सर्वाइव करने के लिए
काफी है, ठीक है। और प्रकृति में जब ये केले के छिलके भी फेंकेंगे, यानी खाने के बाद केले का छिलका फेंकेंगे, तो प्रकृति उतना आराम से एब्जॉर्ब कर लेगी। कि प्रकृति अगर आपको 100 केले बनाकर 1000 केले बनाकर दे रही साल में, तो वो 1000 केले का छिलका भी अपने अंदर समा सकती है। उसके अंदर इतनी क्षमता है, जितना बनवा रही है उतना एब्जॉर्ब भी कर लेगी। लेकिन क्या हुआ, आपस में इनकी शादी हो गई। आपस में इनकी क्या हुआ बेटा, शादी हो गई। अब क्या हुआ, लोग बढ़ गए। 7 केले से 25, सॉरी 7 केले नहीं, 7 बंदर से 25 बंदर हो गए। भैया देखो, छोटे छोटे परिवार, नन्नू मन्नू हो गए, छोटू पिंकी वगैरह हो गए, इनके भी खूब सारे भाई साहब बंदर हो गए, बंदर ही बंदर, इतने बंदर हो गए। अब केले जो हैं वो ज्यादा खाने लग गए, लोग ज्यादा कचरा फेंकने लग गए, कोई केले बचे ही नहीं, पेड़ सूख गए। तो जितने भी पेड़ जो केले बनाकर देते थे, अब उसको इतना आपने खा लिया, इतना कंज्यूम कर लिया और इतना कचरा फैला दिया कि वो अब आपको केले देने से मना ही कर दिया। पेड़ ने, पेड़ ही सूख गए। और आपने उस केले से जितना खर्च कचरा किया, भैया इतने सारे लोग हैं तो उस पर वो कचरा करेंगे, अपना भैया पॉटी वॉटी भी करेंगे। अब तुम हंसोगे भैया पॉटी की बात करो, लेकिन बेटा ये भी तो कचरा ही है, वेस्ट ही तो है। आपकी पृथ्वी एक लिमिटेड क्वांटिटी में तो कचरे को एब्जॉर्ब कर सकती है। अब बेटा हर जगह कचरा फैला होगा तो प्रकृति उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी क्या? नहीं। तो यही 2 लाइन कह रहा था मैं, 2 लाइन ये कह रहा था बच्चे कि देखो, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब है बेटा, अगर मान लो आप रीजनरेट कर सकते हो 1000 केले, अगर आप रीजनरेट कर सकते हो 1000 केले, तो एक्सट्रैक्ट सिर्फ इसी के लिमिट के अंदर करना। एक्सट्रैक्ट यानी कि 1000 से कम ही करना बेटा, 1000 से कम ही होना चाहिए। 500 केले निकाल लो, है ना, 500 केले निकाल लो या 200 केले निकाल लो, या कुछ भी 1000 के नंबर होना चाहिए, अंदर ही होना चाहिए, तभी ये सही होगा। वरना आप 1000 से ज्यादा निकालने लग जाओगे तो एक टाइम आएगा कि सारे के सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। यही हाल हो जाएगा जो मैंने अभी लास्ट वाली वीडियो स्लाइड में दिखाया तुम्हें। दूसरी बात क्या बोल रहा है, दूसरी बात ये बोल रहा है उतना ही कचरा करना जितना आपकी प्रकृति उसको एब्जॉर्ब कर सके। मान लो आपकी प्रकृति ने बोला कि भैया मैं 10 किलो कचरा ही अपना एब्जॉर्ब कर सकती हूं, प्रकृति ने बोला कि मैं 10 किलो ही एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। और तुम मान लो 100 किलो कचरा कर रहे हो, तो क्या होगा, 10 किलो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी जो 90 किलो बचेगा ना, वो तुम्हारा पानी के अंदर बहता हुआ दिखेगा, जिसका अपन वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। लैंड पॉल्यूशन, जमीन में ऐसा बिखरा हुआ दिखेगा। तो ये जितना भी कचरा तुम बिखरा हुआ देखते हो ना, ये क्षमता के ऊपर है, प्रकृति इसको अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है। हम इतना कचरा कर रहे हैं कि प्रकृति के ऊपर ऐसे पानी में बहता हुआ दिख रहा है, तुम्हें जमीन के ऊपर दिख रहा है, क्योंकि प्रकृति इसको अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। ये 2 चीजें अपन को समझनी पड़ेगी। और इस वजह से अगर आप ये ज्यादा कर लेते हो, मतलब आप ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, 1000 केले बन रहे हो, तुम 2000 निकाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि पुराने भी तो केले पड़े होंगे ना, तुम 2000 खा जा रहे हो केले और उससे ज्यादा कचरा कर रहे हो, तो आता है आपके देश में या आपके एनवायरमेंट में क्राइसिस। फिर आता है आपके क्राइसिस, एनवायरमेंटल क्राइसिस। और इस क्राइसिस का कारण भी बहुत सारे हैं, सिर्फ यही नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है बेटा? सबसे पहला कि आपके देश दुनिया में पॉपुलेशन अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है कि हर आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए प्रोडक्ट, हर आदमी खाएगा, हर आदमी कचरा फैलाएगा। तो जरूरी स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा कचरा करोगे तो भैया एनवायरनमेंट की तो बस की नहीं है उसको संभालना। दूसरी चीज, आपने इतनी सारी इंडस्ट्रीज खोल ली है, इतना सारा पोल्यूशन कर रहे हो कि भाई क्षमता है एनवायरनमेंट की भी उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, ज्यादा नहीं कर सकता वो। कितने पेड़ लगाओगे यार एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए? उस हिसाब से पहले पॉल्यूशन भी तो कम करो। तुम पॉल्यूशन तो दबा के कर रहे हो और पेड़ लगा रहे हो, तो भैया उसको बैलेंस करने के लिए उतने पेड़ भी तो लगाओ। एक गाड़ी अगर इतना पॉल्यूशन करती है जितना 10 पेड़ मिलकर उसको उस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके, तो अगर हर साल 10,000 गाड़ियां बिक रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, तुम्हें उससे मतलब लाख पेड़ लगाने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये सिंपल सी चीज है, ये समझना। एनवायरमेंटल क्राइसिस के पीछे के मेजर कारण यही है कि अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी के ऊपर जा चुकी हैं चीजें, अब क्षमता के ऊपर जा चुकी है एनवायरमेंट के, कचरे को एब्सॉर्ब करना या ये रीजनरेट करना चीजों को, ठीक है। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिन्यू हो सकती हैं उनको भी दबा के निकाला जा रहा है, और जो रिसोर्सेज रिन्यू नहीं हो सकती उनको भी दबा कर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि मछलियों को आप हद से ज्यादा निकाल रहे हो, हद से ज्यादा पेड़ काट रहे हो। अरे पेड़ तो उग जाएंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा पूरा जंगल ही साफ कर दोगे, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है। और फॉसिल फ्यूल की बात करो या कोयले की बात करो, उसको भी दबा के निकाला जा रहा है। इसकी टेंशन भी किए बगैर कि भैया एक टाइम बाद अगर ज्यादा इस्तेमाल कर ले तो बचेगा नहीं,
इसके बावजूद भी हम खर्चा करे जा रहे हैं। एक्सटेंशन ऑफ मेनी रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें और बहुत सारी एनिमल स्पीसीज तो बेटा एक्सटिंक्ट हो गई हैं, खत्म हो चुकी हैं, अब है ही नहीं दुनिया में। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि खत्म हो भी जाएंगी बहुत जल्द। तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है। अफ्लुएंट कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, हो ये रहा है कि हम इतना विकास करने के चक्कर में, इतनी बिल्डिंग्स और इतनी इंडस्ट्रीज बनाने के चक्कर में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के चक्कर में ये भूलते जा रहे हैं कि हम लोग इंसान जो है जंगलों से ही आए हैं, प्रकृति से ही आए हैं। उस प्रकृति को हटा के अपनी एक दुनिया बनाने चलोगे तो आप जीवित नहीं रह पाओगे। जो चीज प्रकृति दे सकती है वो इंसान नहीं दे सकता। हवा इंसान नहीं बना सकता, पानी इंसान नहीं बना सकता, उसको सिर्फ फिल्टर तक ही कर सकते हैं अपन, उससे ऊपर अपना काम नहीं है। ये एक चीज समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या, डेवलपमेंट प्रोसेस हैज पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर एंड हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड वाटरबॉर्न डिजीजेस। ये ऑलरेडी तुम्हें पता है, दिल्ली की बात करो इतना ज्यादा वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है। यमुना रिवर की बात करो कितना वाटर पोल्यूशन है भाई, उसमें आप पानी क्या पियोगे, क्या पानी पियोगे उससे आप? इतना दिल्ली में आपका पोल्यूशन है कि उसमें क्या सांस लोगे भाई, नहीं ले सकते। जो लोग वहां पे रह रहे, मैं तुम्हें एक लॉजिकल सी बात बताता हूँ, जो भी फॉरेनर बाहर से आता है ना, मेरा एक दोस्त है वो बहुत साल फॉरेन में रह के आया और जैसे इंडिया आया वो पहले कि अपनी बहन की शादी में आया था, वो स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन तो बीमार ही रहा। क्यों? उधर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1 है, मतलब 1 है, AQI 1 है वहां पे, और यहाँ पे कितना है दिल्ली में 450-500। मतलब इतने डस्ट पार्टिकल्स है, इतने टॉक्सिक्स हैं हवा में कि वो आते उसको खांसी जुकाम वगैरह सब कुछ होने लग गया। सर हमें क्यों नहीं होता? हमें इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो गंदगी के साथ भी एडजस्ट कर लेती है। आप लोगों को, मुझे ये खांसी जुकाम वगैरह इतना ज्यादा ऐसे क्यों नहीं हो जाता? दिल्ली में गया मैं नहीं हुआ मुझे कुछ, क्यों? उसका रीजन ये है, हमारी बॉडी जो है इस पॉल्यूशन के अंदर रहना सीख चुकी है। जैसे आप किसी ठंडी जगह पर जाते हैं तो पहले आपको एक बेस कैंप पे रखा जाता है, आप उस एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट होते हो, फिर आपको ऊपर और लेकर जाया जाता है, फिर आप उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होते हो, फिर आपको ऊपर लेकर जाया जाता है। तो बॉडी ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब करती है, एडजस्ट हो जाती है, और वो पॉल्यूशन के साथ भी हो रहा है। ठीक है बेटा, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, ये भी हमारे लिए बहुत कंसर्निंग पॉइंट्स है बेटा। ग्लोबल वार्मिंग, हमारा जो अर्थ है वो आग का गोला बनता जा रहा है, और ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले इसके लिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बेटा, अब मैं आपको बताता हूं कि एनवायरमेंटल क्राइसिस की वजह से सरकार की पॉकेट पर भी कितना असर पड़ता है। अब आप इतना पॉल्यूशन और इतना कचरा करोगे तो इसको सुधारने के लिए और इसको क्लीन करने के लिए भी तो पैसा लगेगा ना भाई। यही प्रॉब्लम है हमारे सरकार को फेस करनी पड़ती है ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, इसको सुधारने के लिए कमिटीज बनाई जाती है, लोगों को लगाया जाता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करे जाते हैं, तो इस वजह से बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जाता है। दूसरी बात, हमारे पास जो ये एयर क्वालिटी खराब हो रहा है और वाटर क्वालिटी खराब हो रहा है, इसी में हम लोग सांस ले रहे हैं और इसी में हम सब लोग पानी भी पीते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब हम गंदी क्वालिटी का पानी और सांस लेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो भैया लोग बीमार भी पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो कहां जाएंगे? सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल में फ्री की दवाई लेंगे, फ्री का इलाज कराएंगे। अब बताओ बेटा, जब ये एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, बीमार आप पड़ रहे हो, आपका इलाज तो फ्री हो रहा है, लेकिन उस डॉक्टर को उस मेडिसिन के लिए जो पैसा मिल रहा है, ये कौन दे रहा है? ये सरकार देती है। तो सरकार पे फाइनेंशियल बर्डन्स बहुत बढ़ते जाते हैं, और ये एनवायरमेंटल क्राइसिस एनवायरमेंट को भी खराब करता है, लोगों की हेल्थ को भी खराब करता है, और फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ाता है। मतलब हर जगह से खराब ही है हम सबके लिए। ठीक है बेटा, अब जैसे मैंने बोला ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन, ये क्या है आपको ऑलरेडी पता है, पर मैं फिर से समझा देता हूं, थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं कि कितने बड़े इंपैक्ट होते हैं। ये है एक चीज, लेकिन इंपैक्ट बहुत तरीके से करती है। जैसे हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, बेटा ग्लोबल वार्मिंग को इस इमेज से समझो। ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ में बहुत सारी गैसेस जब रिलीज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जैसी रिलीज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, या ऐसे कोई भी गैसेस रिलीज होती हैं, इनका नेचर होता है कि ये हीट को ट्रैप करती हैं, अपने अंदर हीट को ट्रैप करती है। मतलब उस एटमॉस्फेयर के अंदर जहां पे गैसेस ज्यादा रिलीज हो जाती है, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब ज्यादा रिलीज होती है तो ये हीट को अब्सॉर्ब करती हैं और उस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाती जाती हैं। तो हमारा जो ये अर्थ है वो धीरे 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 आग का गोला बनता जा रहा है। अब इससे सीवियर इंपैक्ट क्या होता है इसको भी समझेंगे, पर इसको डेफिनेशन को समझो एक बार। ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशन। ओशन हो या अर्थ का एटमॉस्फेयर हो, इनका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हैज रिजन
by 1.1 Fahrenheit to 0.6 डिग्री सेल्सियस and sea levels has risen several inches। बेटा इस चीज से ना मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा कंसेप्ट बताता हूं कि जितना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोलूं उतना कम है। एक नाम से बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, देखो मान लीजिए आपका एक देश है जिसका नाम है इंडिया, है ना, इंडिया है। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया तो डायग्राम पे मेरे हंसना मत, तो कबूतर बना दूंगा, ठीक है। इंडिया है, इधर ऊपर ऊपर आपको इधर इधर चाइना मिल जाएगा, है ना, इधर इधर आपको चाइना मिल जाएगा, ठीक है, इधर ये इंडिया है। अब बेटा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे देश है जो कि बहुत पॉल्यूशन करते हैं। अब एनवायरनमेंट तो पूरी दुनिया का है ना, ये देश पॉल्यूशन करेंगे, इंपैक्ट तो सबको होगा, ठीक है। तो होता क्या है, इंडिया और चाइना ये बहुत पॉल्यूशन करते हैं क्योंकि इधर लोग भी बहुत रहते हैं और इधर इंडस्ट्रीज वगैरह भी बहुत है, तो बहुत पॉल्यूशन करते हैं। अब इनके पॉल्यूशन करने की वजह से जो पोलर आइस है, जो ऐसे बर्फीले इलाके हैं जैसे नॉर्थ पोल हो गया, जहां पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, है ना, बड़ी बड़ी आइसबर्ग्स हैं, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ है भाई साहब, बहुत बड़े बड़े ऐसे आइसबर्ग्स हैं, है ना, आइसबर्ग्स हैं, बहुत बर्फीले इलाके हैं। इधर जब इनके पॉल्यूशन करने की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो बर्फीले इलाके हैं, इस बर्फीले इलाकों में क्या होता है बेटा, मेल्ट होती है, आइस की मेल्टिंग होती है ना, बर्फ जो ऐसे पिघलने लग जाएगी, बर्फ पिघलेगी। और ऐसे कुछ इलाके हैं जो कि बेसिकली बहुत जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं जहां पर ये पानी का जो लेवल है ना उससे नीचे रहती है जमीन, यानी कि जो ग्राउंड का लेवल है वो बिलो सी लेवल है या फिर ग्राउंड के लेवल मतलब सी लेवल के बराबर है। तो जब इनके पॉल्यूशन करने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बर्फ के पहाड़ जो है ये पिघलते हैं और वाटर लेवल हमारे अर्थ पे बढ़ाते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी सी लेवल पर या सी लेवल से बिलो है वो पानी के नीचे डूबते जाते हैं इनके पॉल्यूशन करने की वजह से। ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। देखो आप सोचो, पॉल्यूशन ये दोनों कर रहे हैं, डूब कोई और सा देश या कोई और सा शहर रहा होता है। तो एक इनफैक्ट ना यूनाइटेड नेशंस ने और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे पॉल्यूशन करने वाले कंट्रीज को एक डैमेज फीस देने का भी बोला है कि तुम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हो ना तो तुम लोग बहुत सारा पैसा ओ करते हो ऐसे आइलैंड्स और ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज को जो तुम्हारे पॉल्यूशन करने की वजह से पानी के नीचे डूबते जा रहे हैं। तो आप सोच रहे हो ग्लोबल वार्मिंग का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। ये इंपैक्ट है, बहुत सारी चीजें इससे होती हैं, ठीक है। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग होने के पीछे सिर्फ क्या ये ग्रीन हाउसेस गैसेस का रिलीज होना ही होता है क्या? क्या ये वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन लेयर, इन्हीं की वजह से क्या ग्लोबल वार्मिंग होती है? बहुत चीजें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हो, कोयला जलाओ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जलाओ, ये कुछ भी अगर ऐसा जलाते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं जो कि गर्मी को बढ़ाती है आपकी पृथ्वी पे, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, बेटा अगर जंगल के जंगल काट दोगे या धुआं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी गैसेस रिलीज होंगी जो कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगी। तुम देखना कभी इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे ना, वहां पे 2-3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा ही होता है क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा ही होती है, ठीक है। अब जैसे तुमने बहुत सारी जमीन काट दिया, अभी हैदराबाद में इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया था उसको साफ ही कर दिया भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी साफ कर रहे हैं उसको, मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब ऐसे अगर आप जंगल साफ करते जाओगे, भैया ये लोग क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और आपने साफ कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा ना और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो डिफॉरेस्टेशन करना हो, ये करना हो, इससे भी होता है। एनिमल वेस्ट से मीथेन गैस भी रिलीज होती है। मीथेन गैस एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये मीथेन गैस एनिमल के वेस्ट यानी कि उनके गोबर और इन सब में चीजों में भी होता है। आपने देखा होगा ना, फ्लेमेबल है। गोबर गैस प्लांट का नाम सुना होगा आपने। वो गैस जो है, जो एनिमल वेस्ट से निकलता है, वो फ्लेमेबल है, आग लग जाती है उसमें। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये ऐसी गैस पूरे एनवायरमेंट में रहेगी तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना बॉस, हाँ या ना, ठीक है। इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन विच कंट्रीब्यूट्स टू डिफॉरेस्टेशन और यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये मीथेन गैस बढ़ेगा, फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग होना तो तय है। अब इसका इंपैक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट बेटा बहुत सारा है। आइस मेल्ट होती है, बर्फीले इलाकों से मेल्ट होती है आइस, तो फ्लड आ जाती है बहुत सारे देशों में। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है बच्चे, वाटर लेवल, सी लेवल बढ़ जाता है, पानी जो है ऊपर आ जाता है। जैसे कि आपने वेनिस का सुना होगा, वेनिस का क्या क्या हिसाब किताब है। वेनिस जो है, कभी आपने देखा होगा कुछ टाइम साल के पानी के अंदर डूब जाता है ना।
बहुत सारी आपने ऐसी चीजें सुनी होंगी। उसका रीजन ही यही है कि पानी का लेवल बढ़ेगा तो आपके बहुत सारे देश और शहर तो डूब जाने वाले हैं बॉस। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि हरिकेन आ जाएगा, साइक्लोन आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे आपके खतरनाक से ऐसे डिजास्टर होने लग जाएंगे। जैसे आप भी इंडिया में देखते रहते हो, बाढ़ आ जाती है, बादल फट जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, कितनी सारी चीजें, ये सब कहीं ना कहीं उसके रीजन है, कहीं ना कहीं है इंटरलिंक्ड। ठीक है, ट्रॉपिकल डिजीजेस, डेंगू, चिकनगुनिया, क्लोरिया, मलेरिया, ये सब भी इनके वजह से होता है। उसके साथ क्या इंपैक्ट है, एनिमल्स के ऊपर इंपैक्ट है बेटा। पोलर बियर्स, अगर बर्फीले इलाके ही नहीं बचेंगे तो पोलर बियर जिंदा कैसे रहेंगे? वो तो रहते ही ठंडे इलाकों पे, ठंडा इलाका बचेगा ही नहीं गर्मी की वजह से, तो जिएंगे कैसे? ये तो मर ही जाएंगे, तो स्पीसी चली जाएगी। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ सीजन। अब तुमने एक और चीज नोटिस करी होगी, हर साल गर्मी बढ़ती जाती है और लंबे समय तक रहती है, और ठंड का सीजन कम से कम होता जा रहा है। ये सब कहीं ना कहीं इंपैक्ट है हमारे इस ग्लोबल वार्मिंग के, और ये रोकना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, समझ आया? चलो जी, अब आता है हमारे पास ओजोन डिप्लीशन। ये तुम पढ़ चुके हो, तुम्हें ऑलरेडी पता है। एक ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, स्ट्रेटोस्फियर में, जहां पर तुमने एक और चीज देखी होगी कि ओजोन लेयर जो है बेटा, ये डिप्लीट होती जा रही है। इसकी एक लेयर है जो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। ये बहुत हार्मफुल रेज है जो कि स्किन कैंसर, स्किन डिजीजेस, जैसे कई सारी चीजों को उत्पन्न करती है, लेकिन इनमें बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से ये रेज डायरेक्टली आप तक पड़ती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर एक इंसान के लिए जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। देखो, ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू presence of chlorine from man-made chlorofluorocarbons CFCs and other forces। बेटा क्लोरीन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ऐसे कोई और सारे सब्सटेंस हैं जिन वजह से ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है, यानी कि इनमें गड्ढे हो जाते हैं। ये डायरेक्टली हमें जो धूप आती है उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, डायरेक्टली हमें वो धूप सहनी पड़ती है, जिस वजह से गर्मी भी ज्यादा लगती है और लोगों को स्किन कैंसर या ऐसी चीजें भी होने लग जाती है। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से सुनो, इसका कॉज क्या है, कैसे होता है। जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन का कॉज होने का मेजर रीजन है हाई लेवल ऑफ क्लोरीन, ब्रोमाइन कंपोनेंट्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि वो एक मतलब एटमॉस्फेयर जो है ना बेटा, उसमें कई सारे लेवल्स हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है ना बेटा, हमारे स्ट्रेटोस्फीयर जो है ओजोन के जस्ट ऊपर है, यानी कि ओजोन लेयर और स्ट्रेटोस्फीयर ये एक ही लेवल पे आते हैं। ठीक है, ये एक ही लेवल पे आते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि अर्थ के लेवल से, यानी कि अगर जमीन से देखूं तो जमीन से 11 से 50 किलोमीटर लंबा है, कि यहां से 11 किलोमीटर अगर हवा में जाया जाए तो स्ट्रेटोस्फीयर चालू होता है। ठीक है, और उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक जाता है। क्लियर बच्चे? तो वहां पर ये कंपोनेंट्स अगर ज्यादा होते हैं तो उस वजह से हमारी ओजोन लेयर में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, और क्या रीजन है इसके? मेजर रीजन ये है कि ये होता कैसे, ये ब्रोमाइन और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते कहां से रिलीज होते हैं? तो ये जो सीएफसीज है ना बेटा, ये कूलिंग सब्सटेंसेस जैसे कि एसी, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, ये जितने भी एसी रेफ्रिजरेटर होते हैं इनसे ये चीजें निकलती हैं और ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। उसके साथ साथ क्या, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, एरोसोल प्रोपेलेंट्स, ये सब क्या है बच्चे, ये सब यूज होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। आपने देखा होगा ना, फायर एक्सटिंग्विशर वो लाल कलर का डब्बा होता है, जब आग लगती है तो उसमें सिलेंडर से आप वो व्हाइट कलर के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनसे जो भी निकलता है एक्सक्रीशन होता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है हमारे ओजोन लेयर के लिए। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बताता है और प्रॉब्लम करता है हमारे ओजोन लेयर में। अब इसका इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट देखो, यूवी रेडिएशंस बेटा स्किन कैंसर लेकर आती है लोगों के अंदर। दूसरी चीज, फाइटोप्लैंटिक सेल का जो प्रोडक्शन होता है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है। अब सर ये व्हाट इज फाइटोप्लैंटिक सेल? बेटा ये एक फैक्ट है जो आपने शायद बहुत पहले पढ़ा होगा, जो हमारे ऑक्सीजन प्रोडक्शन है पूरे अर्थ का, उसका 80% ऑक्सीजन प्रोडक्शन, 80% ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है वो सी से होता है, ओशन से होता है। समुद्र से 80% ऑक्सीजन आता है, पानी से। सर पानी से कैसे? ये फाइटोप्लैंटिक सेल्स होते हैं, ऐसे फंगस की तरह दिखते हैं। ये फाइटोप्लैंटिक सेल पानी में पाए जाते हैं और इन फाइटोप्लैंटिक सेल से ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये डायरेक्ट ये जो ओजोन लेयर है इसमें अगर छेद हो जाएंगे और ये डायरेक्टली पानी पे पड़ेगी यूवी रेज, तो ये सेल तो मर जाएंगे,
और सेल मर गए तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कम होगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कम होगा तो हम लोग कैसे जिएंगे भाई, कैसे जिएंगे? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ऑल्सो जब यूवी रेज ज्यादा पड़ती हैं और ओजोन लेयर नहीं होती ना, तो कुछ ऐसे पौधे और ऐसे पेड़ उगने लग जाते हैं, जैसे हम उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी कि जैसे कैक्टस, उसका मेजर काम क्या है? वो ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिन्होंने बहुत रेगिस्तान जैसी जगह या बहुत ऐसी जगहों पे सरवाइव करना सीख लिया है जहां पे ज्यादा पानी नहीं होता, जैसे कि सनफ्लावर, लिलीज, ये कैक्टस, ये कुछ ऐसे आपके जैस्मीन, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि बहुत बुरी कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या है हमें? हमें तो इससे कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा ना। लिली को तो सिर्फ सूंघूंगा, किसी को दे सकते हो आप, लेकिन इसका पॉइंट क्या है? आपके लिए बहुत ज्यादा कारीगर नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसका वो नहीं है। तो आपको और भी तो प्लांट्स चाहिए, और भी तो ट्रीज चाहिए। तो ये सब ऐसे अगर कैक्टस ही उगता रहेगा हर एक दुनिया में, तो फ्रूट्स कहां से आएंगे, वेजिटेबल्स कहां से आएंगी? वो तो उग ही नहीं पाएगा। और जिस जगह पे कैक्टस उग गया, जिस जगह पे ऐसे पौधे उग गए, फिर आप कैसे दोबारा कोई जगह कोई प्रोडक्ट उगा सकते हो? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा ना। तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है, समझ आया? चलो, अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रीटी बनाई गई। वो ट्रीटी क्या है? ध्यान से देखो, इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको याद रख लेना। वैसे तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि ये हो, उसके साथ साथ ओजोन लेयर और ये आपका ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत ही प्यारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए और इसके बारे में क्वेश्चन आता है। क्या होता है, ये कई बार ना तुम्हें केस स्टडी बेस में ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, क्या हुआ इसके अंदर, इंडिया ने कब साइन किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किस लिए बनाया गया, ये सब चीजों के सवाल आते हैं। तो ध्यान से सुनना। देखो, व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? एक ये हिस्टोरिकल ट्रीटी थी डिजाइन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट ऑफ सीएफसीज which is supposed to be a main reason of ozone depletion। बेटा, ओजोन लेयर पे डैमेज होना या उसका डिप्लीशन होना का मेजर कारण माना गया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आप लोग निकलवाते हो एसी और रेफ्रिजरेटर के अंदर से, इस वजह से ये ओजोन लेयर ज्यादा डैमेज खाती है। तो ये यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर हैं, उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया, एक ट्रीटी बनाई और उसमें हर एक मेंबर से साइन करवाया कि हम सब लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे एक साथ, जिससे कि हम ओजोन लेयर को बचा सकें। ये सब लोगों ने साथ में मिलकर अग्री किया। द मेंबर्स साइन एंड अग्री टू फ्रीज द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सीएफसीज बाय द ईयर 2013। 2013 तक हम सब जितने भी मेंबर्स हैं वो सब बनाना छोड़ देंगे और इस्तेमाल करना छोड़ देंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ठीक है। इंडिया साइंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल with its London amendment on 17th of September 1992। 1992 में 17 सितंबर को इंडिया ने साइन कर दिया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इन्होंने इसके अग्री किया था कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब नहीं बनाएंगे और ना इसका इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए थे हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ठीक है बच्चे, समझ आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अब ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो थोड़ा बहुत तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो कि तुम्हारे नॉलेज में ऐड ऑन ही करेंगे। तो बुरी बातों से पहले थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया को हम ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहते थे। हमारे पास बहुत सारी रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल है, बहुत सारी सॉल्ट रिवर है हमारे पास, ट्रिब्यूटरीज है, लश ग्रीन फॉरेस्ट है, प्लेंटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, कुछ 20-30% वाटर कलेक्शन आता है कहां से? चाइना से, ब्रह्मपुत्रा का। और बाकी का ब्रह्मपुत्रा का वाटर कलेक्शन या जो हमें वाटर मिलता है वो 60-70% इंडिया में आता है। तो ये रिसर्च के पहले हमें लगता था कि सारी ब्रह्मपुत्रा तो भैया कहां से आ रही? चाइना से आ रही, चाइना के पास ही सबसे ज्यादा पानी है। लेकिन उसका मेजर रिसर्च के बाद पता चला कि वी हैव मोर वाटर देन देम। तो ये चीजें बेटा बहुत ज्यादा आपको, इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन और एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताऊं तो ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेट्यू एक बहुत अच्छा आइडियल कंडीशन है जहां पर आप टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज डाल सकते हो, कॉटन का काम कर सकते हो। फिर इंडो गाइगेंटिक प्लेन्स में आप क्या कर सकते हो? बहुत फर्टाइल, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ही हाईली कल्टिवेटेड लैंड्स है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट हमारे पास अच्छा खासा ग्रीन कवर है, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छी जगह है हमारे पास। आप लोग देखते हो कितने सारे रिजर्व्स हैं हमारे पास, ठीक है। मिनरल्स हमारे पास बहुत सारे, आयरन ओर, कोयल, नेचुरल गैसेस, बहुत सारी तरह की चीजें, और अदर रिसोर्सेज लाइक बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीशियम, जिंक, यूरेनियम, सिल्वर, ऐसे कई सारे तरह के अपने पास मेटल्स भी हैं। बेटा आप एक बात समझना
ये जो मेटल्स है ना ये बहुत काम आते हैं। कॉपर जो है ना बेटा आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है ना घर में, उसके अंदर काम आता है। सिल्वर जो है उससे ईवी बैटरीज बनती हैं, आपकी जो कार होती है उसमें सिल्वर लगता है। बहुत सारा प्रोडक्शन होता है सिल्वर से, बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, वायरिंग होती है, वो भी सिल्वर से होती है। तो ये मेटल जहां पे उगते, सॉरी उगते क्या बोल रहा हूं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, ऐसी जगह अगर आपके इंडिया में है तो बहुत अच्छी कंडीशन है। लेकिन इन सब के कुछ ना कुछ आपका पॉल्यूशन भी होता है, कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन भी होता है। कैसे, वो कुछ हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखो चैलेंजेस क्या है हमारे पास कुछ इतने प्रकार के चैलेंजेस हैं। लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोशन, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, कई प्रकार की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम्स क्या है, इनके कुछ स्टैट्स मैं आपको बताता हूं जिससे कि आपको इसकी ग्रेविटी पता चल पाए। लैंड डिग्रेडेशन से चालू करते हैं। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, देसी भाषा में समझाओ। लैंड की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ना इसमें कोई सॉइल बचता है, ना इसमें कोई मिनरल्स बचते हैं, कोई ऐसी चीज बचती नहीं है कि आप इस पर कुछ उगा सको। तो ये बंजर जमीन बन जाती है बेसिकली, ठीक है, बंजर जमीन बन जाती है, ना इस पर कुछ उग रहा है ना कुछ हो रहा है, बस खाली जमीन पड़ी हुई है, कुछ नहीं उगा सकते इसमें। इसके मेजर कारण क्या होता है, इंसान इज द मेजर कारण। इंसान की अपनी एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कि इस पर आप कुछ उगा ही नहीं सकते। जैसे जो ग्राउंड होता है जिस पे आप फुटबॉल खेलते हो, उस पे आप सब्जी नहीं उगा सकते कि इतनी बार तो आप चल लिए, इतना भाग लिए, दौड़ लिए, क्या वो फ्लैट हो चुका है पूरा जमीन, अब उस पे सिर्फ घास ही उगेगी, अब आप कुछ ज्यादा उगा नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है बच्चे, लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर और वेजिटेशन कंडीशन कॉमनली कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या हो सकती है बच्चे, जैसे कि बहुत सारा मैनमेड, जैसे इट अकर्स थ्रू नेचुरल एंड मैनमेड प्रोसेस। नेचुरल भी होता है और मैनमेड भी होता है। नेचुरल कैसे हो गया, जैसे विंड इरोजन, बहुत सारी हवा अगर सॉइल ले जाए, जो सॉइल जो उपजाऊता के लिए जरूरी है एक जमीन की, विंड अगर ले जाए, वाटर अगर वो इरोजन कर दे सॉइल का, इरोजन यानी कि पानी, फ्लड आ गई, फ्लड आ गई तो सारा का सारा जो उपजाऊ सॉइल था वो बहकर कहीं और चला गया, नदियों में निकल गया। वाटर लॉगिंग, अगर बेटा फ्लड आ गई तो फ्लड के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, सारा सॉइल चला जा सकता है। तो ऐसे हो जाती है बेटा चीजें। इन इंडिया suffers because of unstable use and inappropriate management practices. Such kind of degradation leads to loss in invaluable nutrients and lower food grains production. Poor land use practices are responsible for the rapid land degradation in India. ये कुछ तीनों पॉइंट्स के अगर मैं कलेक्टिवली आंसर करूं तो यही बोल सकता हूं कि बच्चे हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं उसमें इतना सारा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना जमीन की उपजाऊता को खराब करता है। अगर साल में एक बार ही फसल उगनी चाहिए तो आप 4 बार उगवा रहे हो, तो जमीन की भी तो एक क्षमता है ना बच्चे, वो एक क्षमता से ही प्रोडक्शन कर सकती है। ज्यादा उसको इस्तेमाल करोगे तो जमीन बंजर बन जाएगी, बंदर नहीं बंजर बन जाएगी, तो बंजर बन जाएगी, उसके बाद आप कुछ उगा ही नहीं सकते। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी जो तकनीकें हैं, जिस हिसाब से हम जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत गंदा है यार। आप किसी चीज को इतना रगड़ रगड़ के इस्तेमाल करोगे तो भैया हाथ खड़े कर देगी कि अब मेरे बस का नहीं है, अब तुम देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन के कुछ मेजर कॉजेज यहां हैं, इनको आप इसमें से कोई भी 5-6 पढ़ लोगे ना तो भी आपको समझ आ जाएगा। जैसे देखो आपके पास फ्लड आ गया है ना, आपने लकड़ियां ज्यादा काट ली, ठीक है, क्रॉप रोटेशन इम्प्रॉपर है, ठीक है, और क्या हो गया, आपने नेचुरल जैसे ओवर ग्रेजिंग, अगर भैया आपने ज्यादा अपने गाय बछड़ों को ज्यादा खिलवा दिया, ज्यादा गाय बछड़े अगर खेत पे घूमेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा। बाढ़ आ गई तो हो जाएगा, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और इन सब चीजों का अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो लैंड बंजर हो जाएगी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से, ठीक है। ग्राउंड वाटर इन एक्सेस ऑफ रिचार्ज कैपेसिटी, ज्यादा तुमने क्या पानी जमीन का खींच लिया, बोरिंग करवा के, वेल के थ्रू, है ना, कुआं खुदवा के ज्यादा पानी निकलवा लिया तुमने जमीन का, तो फिर जमीन में पानी नहीं बचा तो चीजें कैसे उगाओगे, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहीं ना कहीं लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लैंड डिग्रेडेशन तुम्हें क्लियर हुआ। दूसरी चीज डिफॉरेस्टेशन, इसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत सारे पेड़ों को एक साथ काट देना, क्यों, डेवलपमेंट के चक्कर में। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, जंगल ही साफ कर दिए, मॉल्स बनाना है जंगल साफ कर दिए, रोड बनानी है जंगल साफ कर दिए। अभी एक बड़ी मैंने प्यारी सी न्यूज देखी, कहीं शायद ब्राजील में, हाँ ब्राजील के अंदर ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्राजील के अंदर एक सबमिट करना था। सबमिट क्या था, एक बहुत सारे कंट्रीज से लोग आ रहे थे, एनवायरमेंट के क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में मीटिंग होनी थी, और उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग ऐसी जगह रखनी थी जो कि फॉरेस्ट से
बहुत अंदर थी। तो 1 लाख पेड़ काटे गए रोड बनाने के लिए। और वो रोड क्यों बनाई गई? जिससे कि सारे जो ऑफिशियल्स बाहर से आएंगे वो क्लाइमेट के लिए मीटिंग कर सकें। मतलब क्लाइमेट के लिए मीटिंग करनी है तो आपने एक रोड बनाई और रोड बनाने के लिए आपने 1 लाख पेड़ काट दिए। मतलब ये तो वाली बात हो गई कि कैंसर हॉस्पिटल के बाहर ही आपने स्मोकिंग की दुकान खोल दी कि यहीं से कैंसर लो और सामने इलाज कराओ। अब क्लाइमेट बचाने के लिए मीटिंग करने आ रहे हो और 1 लाख पेड़ ही काट दी तुमने। ये क्या लॉजिक बैठता है? ऐसे ही कुछ हाल हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन इज सच अ बिग कंसर्न फॉर एवरीवन इन दी अर्थ राइट नाउ। ठीक है, लार्ज स्केल कटिंग डाउन ट्रीज करी जाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्या करता है बच्चे? ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, जो अपन ने भी पढ़ा। दूसरी चीज, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड एयर पॉल्यूशन। प्लांट्स जो हैं वो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, साफ करते हैं हवा को, जमीन को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं होता है। पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड कितना होना चाहिए? होना चाहिए 0.47 हेक्टर्स, और हमारे पास कितना है? 0.06 हेक्टर्स। इतना आपके पास पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड यानी कि जंगल, इतना पर कैपिटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.47, और आपके पास कितना है? 0.06। कितना कम है हमारे पास। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम बेटा, कंसर्निंग बातें हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस सीरियस डेंजरस consequences ऑफ फॉरेस्ट डिप्लीशन लाइक चांसेस ऑफ मोर फ्लड, soil erosion, heavy siltation of dams and changes in क्लाइमेट बदल जाएगा भाई साहब। आप देखो जिस जगह पे पेड़ होते हैं ना वहां पे ठंडक ज्यादा होती है, जिन जगह पर पेड़ नहीं होते ना वहां पे गर्मी ज्यादा होती है। ऐसे क्लाइमेट भी चेंज होता है। रेन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है पेड़ों से। अगर पेड़ काट दोगे बारिश की संभावना जो है कम हो जाती है, पेड़ ज्यादा होते हैं तो भैया ऐसे बहुत सारे लॉजिक होते हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही होंगे कहीं ना कहीं। ये सब चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं हमारे एनवायरमेंट में टोटलिटी पे। ठीक है बच्चे, समझ आया? अब देखो सॉइल इरोजन क्या होता है, जो मैंने आपको अभी बात बताई। जो लैंड के अंदर उपजाऊ जो सॉइल है, जिस वजह से पेड़ों को या फल फ्रूटों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, है ना, सॉइल में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स से ही हमें फल फ्रूट मिलते हैं और वो फल फ्रूट के न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं और हमारे शरीर को लगते हैं। अगर ये सॉइल ही ना रहे या इस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ही ना बचे तो वो फल फ्रूट किस काम के? किसी काम के ही नहीं है भाई। अगर दूध में कैल्शियम के लिए पी रहा हूं, उसमें कैल्शियम ही ना हो तो दूध क्या हो? तो पानी हो गया, फिर तो उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर मैं प्रोटीन लेना चाहता हूं दूध से और दूध में प्रोटीन ही नहीं है तो फिर मैं क्या ले रहा हूं? उससे कुछ ही नहीं मिल रहा मुझे। तो यही हो रहा है, सॉइल इरोजन। ज्यादा बाढ़ आने के चक्कर में, जमीन की क्वालिटी खराब होने के चक्कर में, ये सब चीजों की वजह से जो उपजाऊ सॉइल होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, soil erosion takes place when the surface soil is washed away through excessive rainfalls or rains or flood. ठीक है बेटा, समझ आया? Deforestation is one of the major reason for soil erosion. आप इतने सारे पेड़ काट दोगे तो भैया सॉइल तो इरोजन हो ही जाएगा ना, सॉइल का तो डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, the quantity of nutrients lost due to erosion each year ranges from 5.8 to 8.4 million tons। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं या सॉइल में जो खत्म हो जाते हैं वो कितने होते हैं हर साल? 5.8 टू 8.4 मिलियन टन न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं बॉस। समझ पा रहे हो कितना बड़ा नंबर है? ये न्यूट्रिएंट्स तुम्हें मुझे अगर मिलते तो हमारी बॉडी ज्यादा स्वस्थ रहती है। हमारे जो इनफैक्ट नॉट जस्ट अस बट जो एनिमल्स पेड़ पौधे खाते हैं, जो फल फ्रूट एनिमल्स भी खाते हैं, वो भी ज्यादा स्वस्थ रहे अगर ये न्यूट्रिएंट्स उनको मिले। इसीलिए ये सब चीजें हमारे बहुत डेली लाइफ में इंपैक्ट करती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारे पास आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस यानी कि आप जो ओवरऑल कंडीशन देख रहे हो ना एनवायरनमेंट की, ये रहने लायक नहीं बचती लोगों के लिए, ना ही हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए। आप क्या कर रहे हो? एक्सेसिवली डेवलपमेंट करने के चक्कर में बिल्डिंग बना रहे हो, ये बना रहे हो, पेड़ काटे जा रहे हो। बेटा आपने देखा होगा शहर में कैसे टाइगर आ जाता है, सांप घर में कैसे आ जाते हैं, ब्लैक पैंथर कैसे फ्लैट में घुस जा रहा है। अरे वो तो जंगल में रहते हैं, वो तो जंगल में रहते हैं ना, ये हमारे घरों में कैसे घुस रहे हैं? अरे जब आप इनके घर तोड़कर अपना घर बनाओगे तो ये कहां जाएंगे? ये भी तो आपके घर में घुसेंगे ना। चीता आ गया भाई साहब, लेपर्ड आ गया, घर के अंदर घुस गया है, बच्चा फोन चला रहा है, बगल से लेपर्ड घुस के जा रहा है, कैसे हो रहा है? उनका घर था, आपने बिल्डिंग बनाई है, तो वो तो अपने घर में घूम रहे हैं। उनने देखा आज नया कुछ सा बिल्डिंग बना हुआ, इसमें चल के चले जाता हूं, मेरा भी क्या फ्लैट नंबर होगा, कोई सा दरवाजा खुला मिला, अंदर घुस गए। यही तो प्रॉब्लम है।
Biodiversity is a term used to describe enormous variety of life on earth. That is, it refers to every living thing including plant, bacteria, animals and human beings. ये जितने भी हैं सब बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं और इनका नुकसान होता है। कैसे? जैसे हमारे पास यहाँ पे 17 दिया है किताब में, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल डेटा क्या हो चुका है? 18% पॉपुलेशन दुनिया की इंडिया में रहती है। उसमें से भी दुनिया के जितने भी 20% लाइफ स्टॉक्स यानी कि जानवर है वो कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। मतलब हर 5वां जानवर इंडिया का है। हर पांचवा व्यक्ति भी इंडिया का मान सकते हो। 18% पॉपुलेशन वर्ल्ड की इंडिया में रहती है और हमारे पास दुनिया की जमीन कितनी है? मात्र 2.5%। दुनिया का हर 5वां जानवर हमारे है, दुनिया का हर 5वां आदमी इंडियन है, तो हमारे पास जमीन सबसे कम क्यों है उस कंपैरिजन में? 2.8% जमीन है, तो हमारे लिए रहने लायक जगह कम हो गई ना बेटा, हाँ या ना? दूसरी चीज, साइंटिस्ट ने बोला है कि 8.7 मिलियन स्पीसीज हमारे पास है दुनिया में, ठीक है, जिसमें से हमने सिर्फ 1.2 ही मिलियन जानी हुई है, बाकी तो हम पता ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी कई सारी स्पीसीज तो मर जा रही हैं, कई सारी स्पीसीज तो मर जा रही हैं और कई पता ही नहीं कर पा रहे। और इस 1.2 मिलियन स्पीसीज में भी ज्यादातर तक तो इंसेक्ट्स हैं जिनकी स्पीसीज ज्यादा दिख रही हैं, बहुत सारी तो गुप्त हो गई है, विलुप्त हो गई हैं। ठीक है बच्चे, ये कहीं ना कहीं बहुत कंसर्निंग बात है, बात समझना। अभी तो तुम टाइगर देख पा रहे हो, क्या पता वो टाइगर बचे ही ना तुम्हारे बच्चों तक के लिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चे, समझ आया? चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटर पॉल्यूशन। व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन सिंपल सा, ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस तुम्हारी नदी, तुम्हारे वाटर स्ट्रीम्स और अदर वाटर बॉडीज में होते हैं जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और तुम्हें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं अगर तुम उससे पानी पीते हो तो। ऐसे वाटर पॉल्यूशन यानी कि कचरा जो कि पानी पीने के लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत अच्छी बात क्या बोली गई, वाटर पॉल्यूशन डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर, ये तो ठीक है, उसके साथ इतनी सारी डेथ होती है एनिमल्स की और इंसानों की, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी बहुत ज्यादा सीरियस है बेटा। एक बड़ा अच्छा फैक्ट बताया गया, जितने लोग एक्सीडेंट्स में और वॉर में मर जाते हैं ना, उससे ज्यादा लोग मरते हैं गंदा पानी पीने से। क्या मतलब फैक्ट देख रहे हो आप? जितने लोग वॉर में मरते हैं, जितने लोग एक्सीडेंट्स में और बाकी सारी चीजों को अगर कंबाइन कर लूं ना, जितना नंबर आएगा उससे ज्यादा नंबर गंदा पानी पीने की वजह से मौत से होती है। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप समझ पा रहे हो? मतलब जंग में लोग कम मर रहे हैं और गंदा पानी पीने से ज्यादा लोग मर रहे हैं, ये इतना बड़ा इंपैक्ट है। और फ्रेश वाटर जो है ना, आज की डेट में तो आप लोग एक्सेस कर पा रहे हो, और जितना आप फ्रेश पानी पी रहे हो ना, ये मात्र अभी सिर्फ 1% है। इट इज ओनली द 1%। जितना भी फ्रेश वाटर आपके पास है ना, वो सिर्फ 1% है। 99% आपका फ्रेश वाटर है ही नहीं, वो आप पी भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि कुछ फ्यूचर के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि 2050 तक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि जितनी रिक्वायरमेंट पानी की आज है ना, उसमें कुछ 1/3% आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। 1/3 यानी कि कुछ आप मान लीजिए 33% जरूरत पानी की और बढ़ जाएगी 2050 तक। अगले कुछ 25 साल में, अगले 25 साल में 33% वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। बेटा 33% दुनिया की वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए हमें आज से काम करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ आया? चलो जी, एयर पॉल्यूशन तुम्हें ऑलरेडी पता है, इसमें कोई नई बात है नहीं। एयर पॉल्यूशन ऐसे पॉल्यूटेंट्स जैसे कि स्मोक, डस्ट पार्टिकल, ये सब जब एयर में आते हैं और ये टॉक्सिक पार्टिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं और हमें हार्म करते हैं, उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। नथिंग न्यू, ऑलरेडी डेली बेसिस पे सुनते रहते हो हवा कितनी पॉल्यूशन हो रहा है। अरे तुम्हें दिख रहा है यार पॉल्यूशन कितना सामने है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं। मेरा दोस्त कनाडा में है, वो कनाडा में दोस्त मुझे ना बोलता है सानी, मुझे वो सानी बोलता है शॉर्ट फॉर्म में, बोलता है सानी ये देख तुझे पहाड़ दिख रहा है। वो अपनी ना 10वीं फ्लोर पे उसका फ्लैट है, वहां से वो दिखा रहा था, बोलता है पहाड़ दिख रहा है। बोला हाँ भाई दिख रहा है। ये जो फ्लैट, ये जो पहाड़ है ना, ये बोलता है भाई 60 माइल्स दूर है। कितना? 60 माइल्स दूर है भाई, 60 माइल्स दूर है, किलोमीटर नहीं माइल्स। और मेरे ख्याल से एक माइल में 1.5 किलोमीटर होते हैं, तो आप हिसाब लगा लो 80 किलोमीटर दूर के आसपास होगा, ये उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, ये इतना दूर था पहाड़ और मुझे क्लियरली दिख रहा था, है ना। 40 या 60 माइल्स दूर था और मुझे क्लियरली दिख रहा था। क्यों? क्योंकि वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स मात्र 1 था। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1 है वहां का, यानी कि साफ उनकी हवा इतनी है कि 60 किलोमीटर से भी ज्यादा, यानी 80 किलोमीटर के से भी ज्यादा की दूरी पे एक पहाड़ में देख पा रहा हूं। और इंडिया में ये विजिबिलिटी 2-3 किलोमीटर से भी ज्यादा की नहीं है। ये अंतर है, क्योंकि इंडिया का AQI जो है ना बेटा, दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के वर्स्ट कंडीशन में
AQI 500 के ऊपर चला जाता है। सर मत डराओ, अबे डरा नहीं रहा हूं, यही कंडीशन है। वहां पे AQI 1 है और हमारे यहाँ दिल्ली में 500 से भी ज्यादा। अरे छोटे छोटे शहर जो तुम्हें लगता था ना बहुत साफ सफाई वाले हैं, हमारे इधर ही बहुत ज्यादा छोटा सा शहर है, उसमें 250 रहता है, कई बार 150 200 रहता है, कई बार 180 170 तो ऐसे ही नॉर्मल ही रहता है। आप बाहर जाओ, आप देखो धुंधला धुंधला दिखता है, ऐसा लगता है कोहरा है। कोहरा है ही नहीं आज की डेट में, कोहरा ही नहीं है, धूल है, सब धूल धड़क है। कैसे होता है? कंस्ट्रक्शन करोगे तो धूल होगी, गाड़ियां इतनी हो गई, गाड़ी कितनी हो गई, इसमें स्टैटिस्टिक्स देखो तुम। व्हीकल से होने वाला सबसे ज्यादा मेजर कंसर्न है, जो गाड़ियों से होता है ना पॉल्यूशन, वो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। उसमें भी देखो नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स रोज फ्रॉम, मतलब इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख थे 1951 में। हमारे यहाँ पे मोटर व्हीकल जो थे, गाड़ियां थी, वो मात्र 3 लाख थी 1951 में। 2019 में 30 करोड़ गाड़ियां हो गई, 3 लाख से 30 करोड़ गाड़ियां हो गई। और वही कितने साल बाद, कुछ 3-4 साल बाद ये 30 करोड़ से 34 करोड़ हो गई, 34 करोड़ हो गई। 4 करोड़ बढ़ गई 4 साल में, 4 साल में 4 करोड़ बढ़ गई गाड़ियां। इतनी गाड़ियां, जो कि 85% गाड़ियां पर्सनल व्हीकल है। पर्सनल व्हीकल यानी कि तुम्हारी बाइक, मेरी कार, ऐसे सब 85% जो गाड़ियां घूम रही हैं वो अपनी पर्सनल व्हीकल है। और ऐसे पर्सनल व्हीकल कितना पोल्यूशन कर रहे हैं आप सोचो, उसका इंपैक्ट देखो। ठीक है, समझ आया? एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है बच्चे? ये एयर में कितने पार्टिकल्स हैं इसको बताता है, एयर की गंदगी को बताता है कितना। जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा होगा उतना ज्यादा खराब होगा। अच्छा, एक बड़ा गेम प्ले किया जाता है, पता है? हमारे यहाँ पे AQI अगर मान लो, AQI अगर 500 से नीचे है, 500 ना इनका रेड लाइन हो जाता है, 500 इनका रेड लाइन हो जाता है। यानी कि हमारे यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अगर 150 200 300 है ना, 200 तक भी है तो भी ऐसा बोलता है मॉडरेट पॉल्यूशन है। 200 AQI मॉडरेट पॉल्यूशन है। यहां पर अगर AQI, कनाडा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना बेटा, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 2 3 4 5 पहुंच जाए ना भैया, वहां पे रेड अलर्ट आ जाता है। वहां पे रेड अलर्ट आ जाता है कि भैया बाहर बहुत पोल्यूशन है, सब लोग मास्क लगा के घूमो। अबे बारिश में जब सबसे कम पोल्यूशन होता है ना, इंडिया में कुछ जगह है जब बारिश में एयर पॉल्यूशन जो है वो 40 हो जाता है, 40 से 60। तो हमें सब कुछ साफ दिखता है। बारिश के मौसम में देखोगे तो हमें सब कुछ साफ दिखेगा। क्यों? तब हमारा पॉल्यूशन सबसे कम हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स सप्रेस हो जाते हैं। वहां पे 5-6 हो जाता है ना तो रेड अलर्ट आ जाता है। हमारे पे रेड अलर्ट 500 पे आ रहा है। हमने क्या स्टैंडर्ड ही गिरा रखा है, हमने हमारा स्टैंडर्ड ही अलग बना रखा है। वो 5 पे रेड अलर्ट दिखाते हैं, हम 500 पे रेड अलर्ट दिखाते हैं। कैसे बताओगे? तो हमारे तो पूरे टाइम ही रेड अलर्ट रहेगा, क्योंकि हम तो शुरुआत ही 100 200 से 300 से कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है बच्चे। ठीक है, और इससे बहुत सारी अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग कैंसर्स और ना जाने क्या क्या हो रहा है, हार्ट डिजीजेस, लंग डिजीजेस, लिवर डिजीजेस, सब कुछ हो रही है इससे। ठीक है, अब देखो इसका कुछ कंट्रोल करने का तरीका क्या है बेटा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, दिल्ली मेट्रो में घूमो, दिल्ली मेट्रो में घूमो, मुंबई की लोकल ट्रेन यूज करो। 85% जो गाड़ियां हैं वो पर्सनल व्हीकल्स हैं। तो हम अपने पर्सनल व्हीकल्स को छोड़ के, अगर कोई मेजर काम नहीं है, डेली ट्रैवल करना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी बनाना पड़ेगा। इतना स्ट्रांग बहुत जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, जैसे बैंगलोर में मेट्रो ही बहुत टूट टूट के बन रही है। अब वो स्ट्रांग नहीं है तो लोगों को तो अपनी गाड़ी से जाना ही पड़ेगा ना, ट्रैफिक बढ़ेगा, नॉइस पॉल्यूशन बढ़ेगा, वो सब चीज कंट्रोल हो सकती है। CNG का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा क्लीन गैस है, क्लीन फ्यूल है। LPG का इस्तेमाल करो, तभी सरकार सब्सिडी में LPG देती है। नहीं तो तुम लकड़ियों से चूल्हा बना के चलने लग जाओगे तो लकड़ियों से होने वाला धुआं भी बहुत महंगा होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है। तुमने देखा होगा, अभी मैं किसी शादी में गया था, वहां पे बैन था। यहाँ पर अभी हमारे चौकीदार थे सोसाइटी के, उन्होंने लकड़ी जलाकर अपने ठंड में हाथ तापना चालू किया, पुलिस वाले आ गए, खड़का के चले गए। क्यों भाई, पॉल्यूशन कितना हो रहा है, देख नहीं रहे तुम पॉल्यूशन कितना हो रहा है? तो भैया लकड़ी मत जलाना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लाओ, कुछ ऐसे पॉलिसीज लाओ जिससे कि आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सको। ठीक है, जैसे आज ही की न्यूज है, जयपुर में कई सारे स्ट्रीट लाइट्स पर शहर के बहुत सारे कोनों में एयर फिल्टर लगाए गए हैं। अब वो बात पता नहीं कितना काम आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी लो जहां पे बहुत सारा आप एयर को क्लीन कर सको। ठीक है बेटा, समझ आया? अब एक और बहुत शानदार चीज, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये एक बोर्ड बनाया गया जो जिसका काम ही है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करे। ठीक है,
in order to address water and air pollution in India, the government set as Central Pollution Board, जिसको हम CPCB भी कहते हैं, ये 1974 में बनाया गया। ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम करती है। This is followed by the states establishing their own state level boards to address all the environmental concern। ये बनाया गया बड़े लेवल पे और हर एक स्टेट अपना एक बोर्ड बनाकर रखा हुआ है जिससे कि ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम कर सके। मेजर काम क्या करते हैं बेटा? इंडस्ट्रीज कितना पॉल्यूशन कर रही है, क्या वो सेफ लिमिट के अंदर है कि नहीं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं। अगर ज्यादा कचरा कर रही है, ज्यादा पॉल्यूशन करी तो फाइन लगाते हैं, उनको बोलते हैं भैया कम करो, ठीक है। बहुत सारे मास मीडिया के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि भैया आप पॉल्यूशन मत करो, कितना हानिकारक है, कम से कम करो, पॉलिथीन का इस्तेमाल मत करो, लकड़ियां मत जलाओ, इंडस्ट्रीज को बोलते हैं केमिकल यूज का कम करते हैं, कुछ मतलब बहुत तरीके इन लोग ना अवेयरनेस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सीवेज सिस्टम होगा या कुछ भी ऐसी चीजें होंगी, उनको अच्छे से स्टैंडर्ड उनके सेट करते हैं कि वाटर पॉल्यूशन भैया कैसे ना हो। अगर आप सीवेज का सिस्टम अच्छा नहीं बनाओगे तो सारा कचरा किस में जाएगा? नदियों में जाएगा, वो कहीं ना कहीं खराब होगा, ये नदियों को खराब करेगा, पीने का पानी खराब हो जाएगा। तो वाटर हो या आपका एयर पॉल्यूशन, दोनों कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है। उल्टा इन्वेस्टिगेट करता है कैसे किसी चीज को सुधारा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करता है? पानी कितना खराब है, एयर कितनी खराब है, कैसे सुधारा जाए, इन सब चीजों के ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च होती है, टीम अच्छी काम करती है और इस तरीके से कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हमारी नदियों को साफ रखा जा सके। नदी साफ हो रही, अब जैसे यमुना है, यमुना को साफ करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, वैसे ले नहीं रहे हैं, बहुत बीच बीच में होता है, यमुना एक्शन प्लान वगैरह सब कुछ बनाए गए, बीच बीच में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वगैरह वो चलो उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन एक चीज समझ लो कि इसमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एग्रेसिवली काम करते हैं और उसको मॉनिटर भी करते हैं कि हमने ये चीज करी थी, क्या पानी साफ हुआ नहीं हुआ, हवा साफ हुई कि नहीं हुई, तो उसके लिए लगातार काम करते रहते हैं, ठीक है बेटा। समझ आया बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो दिस इज सो फार वी हैव अंडरस्टूड कि कितनी तरह के पॉल्यूशन, कितनी तरह की चीजें हैं और कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है बच्चे, समझ आए? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अब सारी कंसर्निंग बातें कर ली तो इनको सुधारने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। तो अभी तक हमने एनवायरमेंट वाला पार्ट पढ़ा, अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि कैसे आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल करें कि फ्यूचर के लिए भी बचा सकें। भाई साहब ऐसा ना हो कि आज ही सब खाया पिया हजम करके चले गए, बच्चों के लिए कुछ छोड़कर ही नहीं गए, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। आज की जो जरूरतें हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल करें, दैट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर रिस्पेक्टिव नीड्स। कि भैया सारा पेट्रोल तुम ही हजम करके जाओगे क्या? बच्चों के लिए भी छोड़ जाओ कुछ, क्योंकि उनको भी तो जरूरत पड़ेगी, उनको भी तो अपना जीवन जीना है। आप अगर अपने बच्चों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट छोड़ के जा रहे हो जिसमें बहुत सारा हवा जो है पॉल्यूशन में है, बहुत सारा पानी गंदी क्वालिटी में, तो आप उनको जीने ही क्यों दे रहे हो? फिर मार ही दो ना पहली। सही बात है ना, कि उनको जीना भी दे रहे हो तो ऐसी गंदी जगह में जहां पे वो वैसे भी जीकर भी मरने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनके पास तो कुछ अच्छा क्लीन एटमॉस्फेयर बचा ही नहीं ना। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अब कैसे अचीव कर सकते हो उसको, उसके बारे में भी कुछ अपने अपने थॉट्स हैं, अपने अपने पॉइंट्स हैं, वेज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ मेजर चीजों को समझते हैं बेटा। देखो, हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब इसको जरा ध्यान से देखना। हम इसको अचीव कर सकते हैं कुछ स्ट्रिक्ट 5 रूल्स के थ्रू। पहला 5 रूल क्या है? रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कि पेड़ों की मदद से जो भी सामान बनता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, पर कितना इस्तेमाल करोगे पेड़ों का, उसकी लिमिट भी तो सेट करनी पड़ेगी ना। पता चला तुमने पेड़ों का इस्तेमाल करने के चक्कर में पूरा जंगल ही खाली कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, पेड़ अपने आप उग जाते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है जितनी देर में उगेंगे। भाई अब आम का पेड़ है, अगर मान लो 2, 3, 4, 5 साल लेता है आम का पेड़, तो आप तो अगर एक ही बारी में 1 लाख आम के पेड़ होकर उखाड़ दोगे तो 5 साल लगेंगे ना फिर से आम आने के लिए। तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि चीजें उग जाती हैं तो आप उसको अंधाधुन इस्तेमाल करोगे, उसको लिमिट करो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज। भाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तो ऐसी रिसोर्स है जो कि खत्म हो गई तो फिर टाटा बाय बाय, खत्म गया, ठीक है। जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, कोयला हो गया, ये खत्म तो खत्म, फिर आप इसको कहीं से ला नहीं सकते। ये तो प्रकृति अपने आप बनाती है, सालों लाखों साल लग जाते हैं उनको बनाने में, तो आप नहीं बना सकते उसको। आप ऐसी चीजों को बदले रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करिए जो कि आप फिर भी बना सकते हो, लेकिन ये नहीं बना सकते, ठीक है। तो इनको सब्स्टिट्यूट करो, यानी कि नॉन रिन्यूएबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स की जगह आप किसी और चीज का इस्तेमाल करो, ठीक है, जो कि रिन्यूएबल है, जैसे कि बिजली आप बना सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों का इस्तेमाल करो। फिर आता है बिकम इनपुट एफिशिएंट। जो भी रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करो कि कोई वेस्टेज ना हो।
ऐसा नहीं है कि दबा के इस्तेमाल कर रहे हैं कि बचपन मतलब बच्चों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, बाकी लोगों को छोड़ा ही नहीं। इस तरीके से इस्तेमाल करो कि उसमें कुछ भी वेस्ट ना बचे। जैसे क्रूड ऑयल होता है, उसमें से पेट्रोल डीजल वगैरह सब कुछ निकल जाता है, फिर भी उसके वेस्ट में से भी बहुत सारी चीजें आप लोग बनाते हो। ये सब बनाया जाता है बेटा इनपुट एफिशिएंट, ठीक है। कंट्रोल पॉल्यूशन, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करो, पब्लिक व्हीकल्स को ज्यादा प्रमोट करो, अपने पर्सनल व्हीकल को प्रमोट मत करो, कुछ और बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल करो, पानी को गंदा ना करो, कचरा ना फैलाओ ज्यादा। ये सब बेसिक चीज होनी चाहिए सबके अंदर, ठीक है बेटा। और कंट्रोल पॉपुलेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही पॉपुलेशन है भाई। नौकरी नहीं मिल रही, पॉपुलेशन ज्यादा है, एनवायरमेंट ज्यादा गंदा हो रहा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। कहां कितना कंट्रोल करोगे भाई, कितना करोगे? 145 करोड़ लोगों को कैसे कंट्रोल करोगे? नहीं कर सकते। पॉपुलेशन को ही कंट्रोल करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। जितने ज्यादा लोग उतना संभालना मुश्किल पड़ता है, ठीक है। घर में आप 4 लोग रहते हो, 5 लोग रहते हो, 6 लोग रहते हो, अगर कोई रिश्तेदार आ जाते हैं ना दूर के 5-6 लोग, और घर में अगर 10-15 लोग हो जाते हैं ना तो घर संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो देश है, देश में तो 145 करोड़ लोग हैं, सबको संभालना बड़ा मुश्किल होगा ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है। तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, ठीक है। किस किस को रोकोगे, कहां तक रोकोगे? आज हर इंसान अगर ठंड में पेड़ काट के, ब्रांचेस काट के अगर आग जलाने लग जाएगा, पुलिस भी कितने लोगों को रोकेगी? नहीं रोक सकती यार, समझ आया? चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेजर सारे पॉइंट्स हैं ये, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज का मतलब है विंड मिल का इस्तेमाल करो, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करो, ना कि ऐसी चीजों का जो कि जल्दी खत्म हो जाए। ना ये कोई धूम्रपान करती हैं, ना ये कोई धूम्रपान होती है, यानी कि कोई भी स्मोक नहीं करती है, कुछ भी ऐसा कुछ जलाती नहीं है। सोलर एनर्जी बेटा दोपहर टाइम आती है, इतनी ज्यादा हो रही है कि हमें उनको उनकी मदद से अगर हम कोई बिजली प्रोड्यूस कर सके तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चाइना में तो ऐसे पहाड़ है कि पहाड़ के पहाड़ पे सोलर पैनल लगा दिया उन्होंने, पहाड़ के पहाड़ कवर कर दिए सोलर पैनल से, कि धूप आएगी अपने आप बिजली बनेगी, अपने आप भैया काम चलता रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज बताई गई है, ठीक है। तो इंडिया हेवीली डिपेंड्स अपॉन थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स टू मीट इट्स पावर नीड्स। Both of these have adverse environmental impacts. Therefore, use of non-conventional sources of energies like solar, wind, nuclear energy should be encouraged to achieve objective of the sustainable development. देखो थर्मल प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स वगैरह की मदद से हम लोग बिजली बनाते हैं या पावर बनाते हैं, उसकी जगह पर हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करो, हम सोलर विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अबंडेंस में, हवा तो चलती रहेगी, धूप आती रहेगी, आप इसका इस्तेमाल करो, मस्त बढ़िया। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, सिंपल सी बात है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी, एलपीजी हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया, ऐसे जितने भी गैसेस हैं ये पॉल्यूशन कम करती हैं, बहुत कम करती हैं। मतलब आप अगर पेट्रोल की कंपैरिजन में करोगे तो देखोगे बहुत कम पॉल्यूशन है। इस वजह से आप अपने एनवायरनमेंट को ज्यादा क्लीन कर सकते हो। गाड़ी तो चला ही रहे हो ना, सीएनजी पे चलाओ, ठीक है। तो इन चीजों की वजह से आपको ज्यादा इंपैक्ट मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है बेटा। समझ आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, दैट इज मिनी हाइडल प्लांट्स। ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूं, उसी से तुम्हें पूरा पॉइंट समझ आ जाएगा। देखो क्या होता है, हर पहाड़ पे बहुत तरह के फॉल्स होते हैं और बहुत तरह की नदियां होती हैं। बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पे नदियां बहती रहती हैं, बहती रहती हैं, बहती रहती हैं। अब क्या किया, वहां पे ना आपने कुछ प्लांट डाल दिया, पानी बह रहा है तो पानी प्रेशर से बहता है, तो क्या किया आपने, नदी का किनारा अलग किया, उसमें एक पाइप डाल दिया, तो पानी क्या बह के कहां आ रहा है बच्चे, पानी कहां आ रहा है बह के, ये देखो मैं इधर थोड़ा ड्रॉ करता हूं लाल कलर से, तुम्हें दिखेगा पानी इधर से ऐसे नदी बह रहा है, ये नदी पानी क्या हुआ, इधर पाइप में आया, पाइप से इधर इसमें आया तेजी स्पीड से, क्योंकि आपने हाइट से पाइप डाला, वो हाइट से पाइप जो है नीचे पानी फेंक रहा है तेजी की स्पीड में, ठीक है। मान लो वाटरफॉल से आप पानी ले रहे हो और वो स्पीड से फेंक के आ रहा है नीचे, ऑटोमेटिकली स्पीड है इस पानी के अंदर, ठीक है। ये आया, इसमें ना पानी अंदर स्पीड से गया, जैसी स्पीड से गया तो यहाँ पे एक चक्का लगा हुआ है, यहाँ पे एक चक्का लगा हुआ है, स्पीड से पानी में चक्का घूमने लग जाता है, क्योंकि पानी का प्रेशर बनता है पाइप में, तो चक्का ऐसा मूव करने लग जाता है। जैसे ही चक्का मूव करता है ना, यहाँ पर बनना चालू हो जाती है भाई साहब जनरेटर है, जनरेटर में बनना चालू हो जाती है भाई साहब आपकी क्या बोलते हैं बिजली, और जैसे बिजली बनना चालू होती है वो तारों के थ्रू सेंड कर दी जाती है। जैसे बड़े बड़े तार होते हैं ना, आपने देखा होगा ऐसे बड़े बड़े आईफल टावर के जैसे तार होते हैं, उन तारों के थ्रू बिजली सप्लाई करी जाती है पावर हाउस तक। तो ऐसे पानी की स्पीड से ऑटोमेटिकली बिजली बन जाती है। अगर पानी है भाई, पानी तो ऑटोमेटिकली बह रहा है ना वैसे भी, उस फोर्स की मदद से आप बिजली बना लो, कितना अच्छा कंसेप्ट है। तो ये मिनी हाइडल प्लांट्स कहलाते हैं। माउंटेन रीजन्स हैव स्ट्रीम्स एवरीवेयर, मोस्ट ऑफ सच स्ट्रीम्स आर perennial mini hydel plants use the energy of such streams to move the small turbine
विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और ये बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मिनी हाइडल्स प्लांट भी बनाने चाहिए लोगों को। ट्रेडिशनल मेथड्स की मदद से आप अपने एनवायरमेंट को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आयुर्वेदिक, हमारे पास पुराना हेल्थ केयर सेंटर था। आयुर्वेदिक जो है वो बेटा ऑर्गेनिक चीजों को प्रमोट करता है, ठीक है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर जो तकनीकें थी हमारी पुरानी, वो कुछ ऐसी थी जिसमें हम ना जमीन को किसी केमिकल्स के थ्रू या किसी चीजों के थ्रू हम उसको बर्बाद करते थे। इनफैक्ट फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट्स भी अच्छे खासे न्यूट्रिशियस वैल्यू के हुआ करते थे। तो ये सब चीजें पुराने जमाने में बहुत अच्छी तरीके की हुआ करती थी। हम पुराने जो तौर तरीके हैं ना बेटा, वो बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी थे। तो उन तरीकों की मदद से आप अपने एनवायरमेंट को और बेहतर बना सकते हो, पुराने जमाने जैसा बना सकते हो। आज के जमाने को देखोगे तो बहुत पोल्यूशन, बहुत सारी 50 तरह की चीजें। पिछले जमाने में, मतलब पिछले जमाने यानी कि तुम्हारे दादा दादी के जमाने में, पापा मम्मी के बचपन के जमाने में बहुत चीजें साफ और सही रहा करती थी। इसको मैं एक और एग्जांपल से बताता हूं अगली वाली स्लाइड में। देखो, यूज ऑफ बायो कंपोस्ट। बेटा जो हेल्दी मैन्योर होता है, जैसे गाय का गोबर, ये गाय का गोबर अपने आप में मैन्योर है, खाद का काम करता है। आपको किसी पेस्टिसाइड्स की या केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। आप अगर गाय के गोबर या एनिमल वेस्ट के थ्रू अगर आप उसमें खाद की तरह उसको इस्तेमाल करते हो तो पेड़ अपने आप उगेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ उगेगा, ठीक है बेटा, समझ आया। तो ऐसे, अच्छा वर्मी कंपोस्ट आपने सुना होगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? केचुए होते हैं ना, वर्म्स होते हैं, वर्म्स सॉइल के साथ रहते हैं। ऐसे वर्मी कंपोस्ट को खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है, डाला जाता है पेड़ उगाने के टाइम पर। ये बहुत ज्यादा आपको फायदा करता है और पेड़ बहुत अच्छे से उगता है, ठीक है। ये सब चीजें बेटा ऑर्गेनिक है, सब कुछ ऑर्गेनिक, इसमें कुछ केमिकल नहीं है। Farmers should be encouraged to use organic fertilizers for production. Cattle should be maintained because their waste is very useful in the form of fertilizer. खाद का काम करते हैं, इसलिए बहुत इनका मतलब बहुत अच्छी तरीके की चीजें हैं, पुराने जमाने की चीजें हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर्स जो है ना बच्चे, देखो अर्थवॉर्म्स कैन ऑल्सो बी यूज इन द कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू कंपोस्ट फास्टर देन द नॉर्मल कंपोस्टिंग प्रोसेस। बेटा आप देखोगे ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ना, काफी ज्यादा प्रोसेस को बढ़ा देता है, ठीक है, समझ आया बच्चे। तो ये बायो कंपोस्ट जो है ना, इनका इस्तेमाल करो, ऑर्गेनिक तरीका है, कुछ भी इसमें छेड़छाड़ी नहीं होती, सब कुछ ऑर्गेनिक है, ट्रेडिशनल तरीका है, कुछ भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। एक और चीज, पुराने तरीके पे जाना पड़ेगा। कैसे? अगर आपको, ये तो खाद वाला काम हो गया, फर्टिलाइजर वाला काम हो गया, पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने पड़ते हैं सर, वरना कीड़े लग जाएंगे। एक काम करो, अपने केमिकल इंडस्ट्रीज को जो पावर मिली थी, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था बच्चे, केमिकल फर्टिलाइजर्स को और पेस्टिसाइड्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा हो, ठीक है। तो कंट्री में क्या हुआ बच्चे, केमिकल पेस्टिसाइड्स आ गए, बहुत प्रोडक्शन हुआ और बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ। फिशेज हो, मीट हो, ऑयल बॉडीज, वाटर बॉडीज, सॉइल, इन सबको इंपैक्ट हुआ। बेटा अगर आप केमिकल डाल रहे हो फ्रूट्स के ऊपर कि कीड़े ना लग जाएं, तो बेटा जो कीड़े फल को नहीं खा पा रहे हैं, मतलब कीड़े जो हैं वो फल को खाने आते हैं, और तुम ऐसा केमिकल डाल रहे हो उसमें, कीड़े अगर नहीं जिंदा है, वही मर जा रहे हैं, तो उसी केमिकल को तो मैं भी खा रहा हूं ना, तुम भी खा रहे हो। जिस केमिकल को इस्तेमाल करने से कीड़े नहीं जिंदा हैं, तो हमारे अंदर भी तो बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं माइक्रो, वो भी तो मरते होंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते होंगे, और वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात है ना। आप इस जगह पर बायोपेस्ट का इस्तेमाल करो, ऑर्गेनिक यानी कि नीम। बेटा नीम के पेस्टिसाइड होते हैं, नीम जो है ऑटोमेटिकली इंसेक्ट्स को दूर करता है। नीम से बने हुए, जैसे हमारे घर पे ना तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तुलसा जी का पौधे पे क्या हुआ, थोड़े थोड़े कीड़े लग गए, तो हमने क्या किया, नीम का पानी बनाया। नीम का पानी क्या है, नीम के पानी को उबाल लो या पानी में नीम रख दो, बस हो गया नीम का पानी। उसको नीम का पानी का बना, उसका हमने छिड़काव किया, 3-4 दिन में भाई साहब वो सारे के सारे कीड़े मकोड़े चले गए उस पे से। तो ये फायदा है, आपको किसी केमिकल की जरूरत नहीं है, और जो भी फल फ्रूट आपको मिलेंगे ऐसी कंडीशन पे, ऑटोमेटिकली आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी पे मिलेंगे बेटा, ठीक है, समझ आया। ये हमारा टॉपिक था पूरा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। इसके कुछ डेट्स हैं, उनको याद कर लेना। गवर्नमेंट सेटअप कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, दैट इज 1974 में इन्होंने इसको वो किया था, स्टैब्लिश किया था। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया बेटा, 1986 में आया। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंडिया ने कब साइन किया, 17 सितंबर 1992 को, ठीक है बच्चे, समझ आया। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, और तुम्हें इस टॉपिक को पढ़ने में मजा भी आया होगा।
एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन से तो ज्यादा सीखा होगा, और कई सारे ऐसे फैक्ट देखे होंगे, कई सारी ऐसी चीजें सुनी होंगी जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग भी होगी, और सुनकर तुम्हें लगा होगा कितना बड़ा कंसर्न है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है, वरना हमारी लाइफ और हमारे सराउंडिंग्स बहुत इंपैक्ट होते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो कमेंट डाउन करना, और धन्यवाद। हर एक बच्चे तक शेयर करना इसको, जिससे कि हर कोई इंसान इसको पढ़ सके, अच्छे मार्क्स ला सके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।